हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को आज हम डील करेंगे यहाँ पर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी हमारे प्रीवियस ईयर की सीरीज़ के लिए, जिसमें आज हम लोग इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं। और ये पेपर रहेगा यूटेट 2020 का पेपर है। इसमें लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को डील करेंगे। भाई काफ़ी यूजफुल वीडियो रहेगी, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इससे पहले मैं हिंदी के वीडियो करा चुका हूं, आप लोगों को हिंदी का लेक्चर दे चुका हूं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। 2020 का पेपर था, वो भी काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मैंने पेपर को डिस्कस किया है, ज़रूर चेक कर लेना। यहाँ से क्या होगा, आप लोगों का जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा कि किस तरीके से आपको हिंदी के और इंग्लिश के पार्ट को अटेम्प्ट करना है यूटेट एग्जामिनेशन में। क्योंकि यहाँ से अगर आप लोगों ने स्कोर कर लिया तो आप यूटेट को आराम से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट आपका रह जाता है सीडीपी का प्लस ईवीएस का। तो देखो सीडीपी ईवीएस आपको कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पर फोकस करो ईवीएस के लिए। और मैं आप लोगों को जो मैराथन सीरीज़ दे रहा हूँ उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। और सीडीपी के काफ़ी सारे मैं मैराथन सीरीज़ प्लस मॉक टेस्ट करा चुका हूँ, मॉक टेस्ट भी मैंने करा दिए हैं और मैराथन भी लगातार चैनल पर मैं करा रहा हूँ। जो लोग भी नए हैं ज़रूर कनेक्ट कर लेना। टेलीग्राम शिक्षा फॉर नौकरी और वेबसाइट को ज़रूर जाकर रेफर करना, वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है, और आप इस प्रोसेस के थ्रू आसानी से यूटेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। 90 मार्क्स तो डेफिनेटली आप स्कोर कर लेंगे। देखो ये जो लास्ट का सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 6 से 7 दिन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि बस देखा और ख़त्म। भाई कैसे आंसर आ रहे हैं इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कैसे आप गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि लास्ट तक देखना। पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैराग्राफ के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास में कि कैसे हम पैराग्राफ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में आप लोगों को दे रखा है कि पैसेज दिया है। अब देखो पैसेज को ज़्यादा डीप में जाकर आपको स्टडी नहीं करना, आपको एक सार लेना है। देखो यहाँ जो मैंने पैसेज खोला हुआ है, इसमें केवल आपको स्किमिंग करनी है। स्किमिंग का मतलब कि आपको ये देखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पैसेज का उद्देश्य क्या है, क्या चीज़ बताना चाह रहा है। तो देखो स्टार्ट अगर हम करते हैं थोड़ा सा, कि एवरी ईयर ए लार्ज नंबर ऑफ साइबेरियन क्रेन्स कम टू द बर्ड सेंचुरी एट भरतपुर। तो देखो मेन टॉपिक हमारे पास निकल के आ गया कि भाई यहाँ पर किसके बारे में बात की जाएगी। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जैसे साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, सेंचुरी पार्ट में आती हैं, भरतपुर में माइग्रेट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। ईयर आफ्टर ईयर इन द बिगनिंग ऑफ विंटर्स दीज बर्ड्स कम थाउजेंड्स ऑफ माइल फ्रॉम साइबेरिया इन द नॉर्थ ऑफ द रशिया टू कम टू द भरतपुर। तो भाई जो भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी है, तो वहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, और कहाँ से ट्रैवल करती हैं, नॉर्थ ऑफ रशिया से ट्रैवल कर कर आती हैं। तो देखो इसमें इन साइबेरियन बर्ड्स के बारे में बताया गया है कि ये भाई कितनी दूरी से आती हैं, कैसे इनके हैबिटेट है, यानी कि कैसा इनका आवास है रहने का, कैसे ये फैमिलियर होती हैं जो भरतपुर वाले सेंचुरी में आती हैं, तो कैसे इनको हम फैमिलियर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पैसेज में लिखी हैं। मैं इसको डीप में नहीं पढ़ने के लिए कहूँगा आपसे, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें इसकी पिक कर लेनी। जैसे पिजन आर वेल नोन फॉर फाइंडिंग देयर वे बैक टू होम इन स्पाइट ऑफ ऑल ओड्स। कहने का मतलब है जो पिजन होते हैं वो जब शाम होती है तो अपने घर को वापस जाना उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि वो जिस रास्ते से आए हैं उसको बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर बर्ड्स के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें दी गई हैं इस पैसेज के अंदर। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन की किस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो ये एक तरीका हुआ, या तो आप एक बार रीडिंग कर सकते हो या ऊपर थोरोली देख सकते हो कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी पैसेज का। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं अब यहाँ पर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन डू द साइबेरियन क्रेन्स कम टू द भरतपुर सेंचुरी। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, पैसेज को सॉल्व करना बहुत इजी है और बिल्कुल आपके सॉलिड नंबर हैं। हम यहाँ पर पूछा है कि साइबेरियन क्रेन्स जो है भरतपुर में कब आती हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कब आती हैं। अभी देखो यहाँ यहीं पर लिखा है कि नॉर्थ रशिया से आती हैं, ईयर आफ्टर ईयर इन द बिगनिंग ऑफ विंटर्स। क्लियर हो गया आंसर कि भैया इन द बिगनिंग ऑफ द विंटर्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं करना और बिल्कुल 100% आपका राइट आंसर हो गया। देख लो 4 लाइनें ही पढ़ी थी, 4 लाइन में से आपका पहला 1 नंबर पक्का हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आता है 32, व्हाट इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द क्रेन्स। कि ओरिजिनल हैबिटेट कौन सा है। तो ये भी देखो यहाँ पर क्लियर हो गया, ओरिजिनल हैबिटेट यानी कि कहाँ से आती हैं ये बर्ड्स, इन द नॉर्थ ऑफ रशिया।
देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो ऑप्शन दे रहेगा, साइबेरिया इन द नॉर्थ ऑफ रशिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बताइए और क्या चाहिए आपको, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि आपके पास पैसेज है एक तरफ और दूसरी तरफ क्वेश्चन है, उसमें से देख देख के आपको आंसर लगाने हैं। तो अब पैसेज से काफ़ी लोग जो है डर जाते हैं, स्किप कर देते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना, पैसेज वाले क्वेश्चन को जरूर पकड़ लेना। लेकिन अगर ज़्यादा टफ लगे पैसेज और क्वेश्चन उससे ना निकल रहे हो तो वहाँ टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। हाउ वाज इट नोन डेट सम क्रेन्स रिटर्न टू भरतपुर ईयर आफ्टर ईयर, कि ये कैसे हम जान पाए कि भरतपुर से जो सम क्रेन्स है, जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, वो रिटर्न होती हैं भरतपुर के लिए ईयर ऑफ द ईयर, यानी कि बार बार वापस आती हैं भरतपुर सेंचुरी के लिए। कहाँ से? साइबेरिया से। तो क्या इसके पीछे रीज़न है, ये पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में। देखो राइट आंसर है यहाँ पर, बाय पुटिंग लाइट मेटल रिंग्स विद द स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑन द लेग्स ऑफ दीज बर्ड। अब देखो क्या किया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बर्ड्स जो हैं वापस आ रही हैं। देखो एक बार जो बर्ड आ गई अपनी सेंचुरी में, उसके बाद वो दोबारा से अपने साइबेरिया में चली गई, फिर साइबेरिया से नेक्स्ट ईयर दोबारा से भरतपुर सेंचुरी में ट्रैवल करके आ रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वही बर्ड आ रही है? तो इसमें क्या किया जाता है कि जो जो बर्ड्स होते हैं उनके पैरों में एक मेटल की रिंग्स बांध दी जाती है और उस पर कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है उन रिंग्स पर, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से आए तो उन रिंग्स की हेल्प से आप पता लगा सकें कि ये बर्ड हमारी सेंचुरी से गई थी और वापस आई है। तो कितना इजी हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। अभी इसी पैसेज से चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। फाइंड इन द पैसेज वर्ड मीनिंग दैट एस्टोनिशिंग एंड नोटिस्ड। अब ये बोल रहे हैं कि ये दो वर्ड्स दिए गए हैं, इससे आपको पता लगाना है कि इसका मीनिंग बताना है कि एस्टोनिशिंग का मतलब क्या है और नोटिस्ड का मतलब क्या है। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आपको इस पैराग्राफ के रेस्पेक्ट में आपको बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे भाई 34 के लिए क्या राइट आंसर रहेगा। देखो एस्टोनिशिंग का मतलब होता है सरप्राइज होना और नोटिस्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अवलोकन करना या फिर ऑब्जर्व करना या अवलोकन करना या फिर किसी चीज़ को नोटिस करना, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, सरप्राइजिंग एंड ऑब्जर्विंग। एस्टोनिशिंग का मतलब हो गया सरप्राइज, नोटिस का मतलब हो गया ऑब्जर्व। बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, देखो बहुत इजीली है, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 इसी तरीके से प्रैक्टिस करो, इसलिए मैंने पैसेज को मिस नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? माइग्रेटरी पीजन्स कांट। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो पीजन्स हैं, कांट सी एनीथिंग ऑन द वे, कि अपने रास्ते में कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। रिमेंबर फैमिलियर लैंडस्केप, फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेज, लिव एट वन प्लेस एट ए टाइम। तो देखो राइट आंसर है सी एनीथिंग ऑन द वे। अब यही चीज़ हमने पढ़ी थी, देखो जितनी लाइनें मैंने पढ़ी थी उसमें से ही क्वेश्चन आ गया कि जो माइग्रेटिव बर्ड्स होती हैं कांट सी एनीथिंग ऑन द वे। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट, कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो अपने रास्ते में आने वाली जो भी चीज़ें हैं उसको नहीं देख सकती, कांट सी, ऐसा मत कर लेना। क्या कहाँ लिखा है? तो पैसेज में लिखा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें पीजन को कैरिड किया गया था एक डिस्टेंस के लिए। भाई देखो ये किस चीज़ से पता चला? इस पैसेज में यह बोला गया है कि एक पीजन को लिया गया, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया केज के अंतर्गत। अब ये सब इसमें लिखा है, मैं आपको इसका बेसिक सार बता रहा हूँ, ठीक है। और उसको एक ब्लैक क्लॉथ से बंद कर दिया गया, ठीक है, उस पिंजरे को ब्लैक क्लॉथ से बंद कर दिया गया जिससे कि उसमें से कुछ भी ना दिखाई दे सके अपने रास्ते में। तो उसके बाद हमने क्या किया है कि भैया यहाँ देखा है कि जितने भी ऑप्शन से सारे इनएप्रोप्रिएट हैं, तो माइग्रेटरी पिजन कांट सी एनीथिंग ऑन द वे, वो नहीं देख सकते। बात क्लियर हो गई? तो ये इसके द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इस पैसेज में लिखा है। अब आता है भाई नेक्स्ट पैसेज। देखो इतने क्वेश्चन आप इजीली 5 क्वेश्चन आपके निकल गए। अब नेक्स्ट पैसेज जो आपको बोलता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा भाई आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर दे रखा है ये पैसेज, मैं एक बार इसको रीड आउट कर देता हूँ। आई हियर्ड थाउजेंड्स ब्लेंडेड नोट्स वाइल इन ए ग्रोव आई सेट reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thought to the mind। अब ये देखो ये पोइट्री वाला सेक्शन आ गया आपके पास। पिछला वाला सेक्शन क्या था?
तो ये पैराग्राफ दे रखा है, तो इसमें पोइट्री वाला सेशन दे रखा है। तो अब इस पोइट्री वाले सेशन को आपको रीड करना है। ये थोड़ा सा टफ होता है, पहले वाले के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज क्या है भाई, पोइट्री वाली लैंग्वेज आ जाती है, तो यहाँ से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या बोलता है। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज द पोएट हैव आफ्टर बीइंग इन द मिडेस्ट ऑफ द नेचर। तो ये बस एक बार आप रीड करोगे, हो सकता है आप आंसर निकाल भी लो, इसमें 50-50 रहता है देखो भाई। तो 36 के लिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कि पोएट को जो है कैसी फीलिंग है, मिक्स्ड फीलिंग आ रही हैं आफ्टर बीइंग इन द मिडेस्ट ऑफ द नेचर। तो ये अब यहाँ से पता चल गया कि नेचर के बारे में पोएट जो है एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाले पैसेज में, ठीक है। तो उसको किस तरीके की फीलिंग आ रही है, मिक्स फीलिंग आ रही है। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर डिड द पोएट हियर द मेलेडियस म्यूजिक। अब पोएट ने मेलेडियस म्यूजिक को कहाँ पर सुना, ये पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में। तो ऑप्शन दिया है इन द बोवर, इन द ब्रीजी एयर, इन ए ग्रोव, या अंडर द प्रिमरोज थ्रफ्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन ए ग्रोव। स्टार्टिंग की लाइन जो अभी मैंने पढ़ी थी वही बिल्कुल राइट आंसर है। देख लो, मेलेडियस म्यूजिक जो है किसी ग्रोव में पढ़ रहा है वो। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज, अवर पैसेज, जो पोएट ने मेलेडियस म्यूजिक सुना है वो ग्रोव में सुना है, और ये फर्स्ट लाइन दी है पोएम में बिल्कुल, जो अपने आंसर को सपोर्ट कर रही है। बात क्लियर है, बाकी सारे इनएप्रोप्रिएट हैं। अब बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 38 भी इसी पैसेज से रिलेटेड है। एज पर टू द पोएम ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, कौन सा करेक्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ह्यूमन हैव रिट्रीटेड अदर ह्यूमन इन बार्बरिक वेज, प्लेजर इज एवरीथिंग एवरीवेयर, ह्यूमन डू नॉट एंजॉय नेचर, नेचर इज ब्यूटीफुल एंड इट्स प्लान इज डिवाइन। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, ह्यूमंस हैव ट्रीटेड अदर ह्यूमन इन बार्बरिक वेज। क्लियर हो गई बात। तो ये पोएम में बताया गया है कि बार्बरिक वे में ट्रीट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो राइटिंग होती है, जो लिखते हैं, ये जो पोएम लिखी गई है ना, तो ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बता रही है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बता रही है यहाँ पर, उनके कल्चर को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, और नेचर को एक्सप्लेन कर रही है साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 39, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। दो वर्ड दिए हैं, लेमनेट और होप्ड, इनका सिनोनिम वर्ड पूछा गया है। तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना। एंटोनिम्स हुए या सिनोनिम्स हुए, तो इन क्वेश्चन पर हमेशा अपनी नज़र बना के रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए लेमनेट और होप्ड का मतलब क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेमनेट का मतलब हुआ सिनोनिम्स पूछा गया है, तो ये हुआ रिग्रेट, और होप्ड का मतलब हुआ जम्प्ड। बात क्लियर हो गई। द वर्ड लेमनेट मीन्स, देखो लेमनेट का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका सिनोनिम्स निकाल पाओगे। तो लेमनेट का मतलब होता है भाई पैशनेट, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होना। अब ये मत कहना कि सर पैशनेट का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साहित होना या उसको अचीव करने की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया था। तो पैशनेट एक्सप्रेशन, ग्रीफ और सोरो पूछा गया था, फॉर विच रिग्रेट इज सुटेबल। बात क्लियर हो गई। होप्ड की बात करें, होप्ड का मतलब होता है मूविंग बाय जंप ऑन वन फुट। होप्ड का मतलब क्या है कि आप मूव कर रहे हो एक ही फुट से, कह रहे हैं जब आप छलांग लगाते हो और उसके बाद आप एक पैर का इस्तेमाल करके कूदते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, इसको भी मैं हिंदी में बता रहा हूँ, मूविंग बाय जंपिंग ऑन वन फुट, ठीक है। तो इसका सुटेबल सुनिनियम क्या होगा, जम्प्ड होगा। तो आ गया भाई। और यहाँ पर रिग्रेट पूछा गया, तो लेमिनेट का मतलब है कि किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट होना जिसमें कि सौरों को दिखाया गया है, सौरों मतलब दुख को दिखाया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिग्रेट लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड आउट द या पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन एंड इट्स माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉय द एयर इट ब्रीथ्स। तो इसमें कौन सा हमारे पास में फिगर ऑफ स्पीच होगी। तो फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है भाई, इंग्लिश के लिए ज़रूर तैयार कर लेना। एंटोनिम्स हो गए, फिगर ऑफ स्पीच हो गए, या फिर जो अलंकार होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। इंग्लिश की भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्माइली है, ऑक्सीमोरन है, मेटाफर है, या फिर पर्सोनिफिकेशन है, ये जो ऊपर की लाइन दी गई है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक आइडिया दिया जाता है किसी भी एक एट्रीब्यूट्स के अबाउट, ठीक है।
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे भाई। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लगूंगा कि ये सारे क्या होते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली वैन। तो देखो, लैंग्वेज से, भाषा से आपको डेफिनेटली हिंदी में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा को किस तरीके से अर्जित किया जाता है, कब अर्जित किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। जब बच्चे के पास भाषा के लिए एक्सपोजर होगा, एक्सपोजर का मतलब कि वो अपनी भाषा को सीखने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंद तरीका हो। एक्सपोजर का मतलब होता है खुलापन, कि चारों दिशाओं में उसको फ्रीडम मिले भाषा को सीखने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोजर देना। जब बच्चे को हम एक्सपोजर देंगे लैंग्वेज की टर्म में, यानी कि उसको एक जगह कन्फाइंड करके नहीं रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ और अलग अलग एनवायरनमेंट में अगर बच्चा जाएगा तो भाषा को ग्रहण करने के जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत तेज़ हो जाती है बच्चे की। क्वेश्चन नंबर आता है 42, इंटरएक्टिव लिसनिंग क्या है? अब आपको बताना है कि इंटरएक्टिव लिसनिंग, देखो लिसनिंग से भी क्वेश्चन आता है, राइटिंग से भी क्वेश्चन आता है, राइटिंग से, लिसनिंग से और भाषा से, लैंग्वेज एक्विजिशन जो बताया मैंने, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इंटरएक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्सिंग, लिसनिंग फॉर मोड ऑफ टोन, लिसनिंग फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड एम्फेसिस, लिसनिंग फॉर फाइंडिंग आउट स्पीकर्स एटीट्यूड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंटरएक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है सुनना और रिस्पॉन्ड करना। इंटरएक्टिव का मतलब, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा होता, तो वो क्या कहलाता है? इंटरएक्टिव लिसनिंग कहलाता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, आप पलट के मेरे को रिस्पॉन्स दे सकते हो कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में आई और यहाँ मुझे प्रॉब्लम है। तो उसमें आप क्या कर रहे हो? सुनने का काम कर रहे हो और दूसरा रेस्पॉन्स भी मुझे दे रहे हो, तो वो इंटरएक्टिव लिसनिंग कहलाती। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है? इंटरएक्टिव या इंटरेक्शन क्या होता है? डुअल प्रोसेस होता है। किसी के भी साथ भी हम बोलते हैं ना इंटरेक्शन करना, तो ये कैसा होता है? डुअल प्रोसेस होता है कि आप सामने वाले की बात को सुनते भी हैं और सुनकर उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। बात क्लियर हो गई भाई? इसको हम अटेंटिव लिसनिंग के नाम से भी जानते हैं। जो इंटरएक्टिव लिसनिंग होती है, इसी को ही हम अटेंटिव लिसनिंग भी कहते हैं। जब आप अच्छे से सुने, किसी भी चीज़ पर फोकस करें, कंसंट्रेट करें और उसके बाद उसको बोलें, और इसी में ही क्या होता है? इसी में भाई थॉट्स का एक्सचेंज होता है। बात क्लियर हो गई? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 43, टू टीच ग्रामर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामर डेट ए टीचर कैन यूज इज। ये आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ग्रामर है जो ग्रामर को पढ़ाने के लिए टीचर यूज कर सकता है। ट्रेडिशनल ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर, पैडागॉगिक ग्रामर, या कोई भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है, को नो ग्रामर इज नीडेड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैडागॉगिक ग्रामर इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पैडागॉगिक का मतलब आपको पता है, शिक्षण शास्त्र की बात हो रही है, तो उस ग्रामर का प्रयोग आपको करना है। और ये कैसी होता है? ये पैडागॉगिक ग्रामर काफ़ी डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी कि विस्तृत होती है। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि कैसे आप ग्रामर को भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रामर को लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसको कम्युनिकेशन का के लिए इस्तेमाल करें, चाहे और किसी चीज़ के लिए। कि कहने का मतलब है कि ग्रामर को भाषा में किस तरीके से यूज़ करना है बोलचाल के लिए। तो ये क्या पैडागॉजिक ग्रामर बताती है। ठीक है, और इससे हम कंपेयर्ड भी कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो है जितने भी लर्नर्स होते हैं उनको सोचने का एक अवसर प्रदान करता है एक पैडागॉगिक ग्रामर अबाउट किस चीज़ के रेस्पेक्ट में? अबाउट ग्रामर, व्याकरण के रेस्पेक्ट में और कम्युनिकेशन के रेस्पेक्ट में। व्याकरण का कम्युनिकेट, भाई ग्रामर आपको आएगी किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे किसी भी भाषा की हो ग्रामर, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, तो आप कम्युनिकेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, तो वही पैडागॉगिक ग्रामर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 44 पर अब हम मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज। स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज, किसी भी भाषा में लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स होता है, मॉर्फोनोलॉजी होता है, लिंग्विस्टिक होता है, सीमेंटिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है इस तरीके का क्वेश्चन। सीटेट में भी ये रिपीट होता है इस तरीके का क्वेश्चन, और उत्तराखंड टेट में भी होता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, भाषा के अर्थ का या भाषा के अर्थ को समझना, उसको प्रॉपर वे में हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं,
मॉर्फोनोलॉजी बोलते हैं, लिंग्विस्टिक बोलते हैं, या फिर सीमेंटिक बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, सीमेंटिक इसको बोला जाता है। ठीक है भाई। और सीमेंटिक क्या होता है कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, किसी वर्ड का अध्ययन करना, किसी शब्दों का अध्ययन करना, या फिर किसी फ्रेजेस का अध्ययन करना, सेंटेंसेस का अध्ययन करना। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा पूरा प्रोसेस कहलाता है सीमेंटिक कहलाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो है कॉन्वर्सेशन, जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनके मीनिंग्स को ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन उसको बोलने के। कहने का मतलब है कि जो सिमेंटिक होता है इसमें हम इनके मीनिंग्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि वर्ड का क्या उच्चारण आ रहा है, क्या मतलब निकल के आ रहा है, फ्रेज का क्या मतलब है, सेंटेंस का क्या मतलब है, कि हम इनके मीनिंग्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन उसको बोलने या पढ़ने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गुड इवैल्यूएशन ऑफ, देखो इवैल्यूएशन से क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया, गुड इवैल्यूएशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन, किस चीज़ पर बेस्ड नहीं होना चाहिए रिटन मटेरियल एक अच्छे मूल्यांकन का, लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन पर, लॉजिकल प्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वट एवर इज रीड, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो राइट आंसर है, पूछा गया एक अच्छा मूल्यांकन लिखने पर किस चीज़ पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, नॉट एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वट एवर इज रीड। तो ये एक अच्छे मूल्यांकन का वो नहीं है कि जिस पर बेस्ड आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छे मूल्यांकन में आपके पास लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल प्रेजेंटेशन, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट ये सब होना चाहिए, लेकिन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वॉट एवर इज रीड ये नहीं होना चाहिए एक अच्छे इवैल्यूएशन में। ठीक है। इवैल्यूएशन क्या है भाई, मूल्यांकन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक घटक है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। मैं समझा चुका हूँ, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। और मूल्यांकन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और इसमें हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली, ऐसा नहीं कॉन्टिन्यूस में ये नहीं है कि डे बाय डे, पीरियोडिकली मतलब एक निश्चित समय अंतराल बाद हम मूल्यांकन करते हैं। तो उस वे में हम कॉन्टिन्यूस बोल रहे हैं, इस चीज़ को भी हम ध्यान रखना है। इसमें हम क्या करते हैं कि भाई जजमेंट देखते हैं, किसी भी चीज़ को जज करते हैं, चाहे वो बच्चे की पर्सनैलिटी हो, एजुकेशनल स्टेटस हो, या बच्चे ने कितना अचीवमेंट कर ली है, कितना उसने अर्जित कर लिया है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। बात क्लियर हो रही। तो इसमें हम जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वट एवर इज रीड। ये जो है गलत है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड इवैल्यूएशन राइट रिटन मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 46, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ज़रूर कमेंट करके बताना भाई आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, या इस तरीके के पैटर्न से आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है हमारे पास, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प डैश स्टूडेंट इन द क्लास। जो ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल होता है वो किस प्रकार से बच्चों को हेल्प करते हैं, प्लेफुल, क्यूरियस, इंटेलिजेंस, या फिर स्लो लर्निंग। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर, देखो किन को हेल्प करता है ये, ऑप्शन नंबर डी, स्लो लर्निंग स्टूडेंट्स को हेल्प करता है क्लास में जो ऑडियो विजुअल मेथड होता है। भाई जिनको समझने में, जिनको प्रॉब्लम होती है, जो देर से समझते हैं, एकदम से कैच नहीं कर पाते हैं जो भी टीचर एक्सप्लेन करता है, तो उनके लिए हम जो है पढ़ाने के तरीके को बदल के किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचिंग एड्स का, जिसमें ऑडियो भी यूज़ कर रहे हैं हम, विजुअल भी यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए हेल्प करता है। बात क्लियर हो गई। और ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक एजुकेशन सिस्टम में कि हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलें जिससे वो स्लो ना रह जाए, उसको हमें एक ही फ्लो में लेके चलना है सभी बच्चों के साथ में। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्लासरूम को एनकरेज करते हैं। क्लासरूम को एनकरेज करेंगे किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन एड्स का इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 47 से। यहाँ पर देखो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि रीअरेंज करना है आपको वर्ड्स को, फ्रेजेस को, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना के लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है, लाइट अप इन एवरी होम, गुड, द लैम्प, बुक, मैगजीन, एंड ऑफ नॉलेज। तो भाई ये यहाँ पर ब्रेक करके लिखा है एक सेंटेंस को, इसको आपको कनेक्ट करना और एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ से निकाल के लेके आना है। तो देखो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्या है सी बोल रहा है, गुड बुक्स एंड मैगजीन लाइट्स अप द लैम्प ऑफ नॉलेज इन एवरी होम। देखो कितना आसान हो गया, लेकिन यहाँ देखने पे लग रहा था लाइट्स अप इन एवरी होम, गुड, तो ये अलग अलग ब्रेक करके लिखा था, इस सेंटेंस को आपको कंबाइन करना था। तो राइट आंसर है गुड बुक्स एंड मैगजीन्स लाइट अप द
लाइट ऑफ द नॉलेज इन एवरी होम। बात क्लियर हो गई। और ये कैसा सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको हमने रीअरेंज किया है। बात क्लियर हो गई। और इसका जनरल रूल की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, उसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल हुई है, यानी कि जो फंक्शनल वर्ब है, क्रिया है, जो फंक्शनल वर्ब है उसका इस्तेमाल करेंगे आप। उसके बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस प्रीपोजिशन। पहले आपने सब्जेक्ट, कर्ता, और उसके बाद क्रिया जो फंक्शनल क्रिया है, उसके बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रीपोजिशन यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को आप समझते हो ना, तो उसी में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, फंक्शनल वर्ब। पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस था हमारे पास में। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हम पहुंचेंगे ऊपर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 48। अब क्वेश्चन 48 बोल रहा है भाई आपको सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन ईडियम एंड फ्रेजेस पर बेस्ड है। अब क्या है इसका ईडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस को पढ़ लेते हैं जरा, इसको मैं रिमूव कर दूं, इजी रहेगा आपको। तो राइट आंसर इसका देखेंगे, वन क्वेश्चन देखते हैं पहले। ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। अब ये जो एप्पल पाई ऑर्डर है, इस ये ईडियम एंड फ्रेजेस है, इसका मीनिंग बताना है। इन रैंडम ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या इन परफेक्ट ऑर्डर। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है इन परफेक्ट ऑर्डर, कि हर चीज़ इंस्पेक्शन में कैसी रखी है, बिल्कुल सही क्रम में रखी गई है, ठीक है। और ईडियम और फ्रेजेस को देख लेना भाई, ये ज़रूर आता है और पूछा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको बताना है कि कौन सा एंटोनिम यूज किया गया अंडरलाइन वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए पूछा गया है। तो एक्सेसिव प्रेज हैज द सेम इम्पैक्ट एज टू मैनी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। एक्सट्रिंसिक यानी कि क्या होता है, बाहरी रिवॉर्ड। अब बाहरी का अपोजिट वर्ड क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, रेपुटेबल होगा, एक्वायर्ड होगा, एम्बिग्यूअस होगा, या फिर इनहेरेंट होगा। तो देखो, एक्सट्रिंसिक का हमें क्या बताना है, एक्सट्रिंसिक का हमें बताना है एंटोनिम्स। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये होगा हमारे पास इनहेरेंट होगा इसका मीनिंग। बात क्लियर हो गई। और बात करूं एक्सट्रिंसिक मीनिंग का मतलब होता है नॉट ए पार्ट ऑफ इसेंशियल नेचर। देखो, इसका मीनिंग होता है नॉट पार्ट ऑफ इसेंशियल नेचर ऑफ समवन और समथिंग, यानी कि किसी का इसेंशियल हिस्सा ना होना, किसी का ज़रूरी हिस्सा नहीं होना, किसी भी चीज़ का या किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का। बात क्लियर होगी। तो इसी का हमें अपोजिट मीनिंग लेके आना था, तो इसका अपोजिट मीनिंग है इनहेरेंट होता है, ठीक है। और वर्ड इनहेरेंट जो है एक्सट्रिंसिक का अपोजिट मीनिंग है। और बाकी जितने भी दिए गए हैं वो सारे भाई इनएप्रोप्रिएट हैं। क्लियर हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के साथ में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये सेशन। कंजक्शन देखो काफ़ी इजी हो जाता है इस तरीके से, अगर हम समझते हैं ना पेपर को, तो हमें टफ नहीं लगता, हमें इंटरेस्ट आता है और हमें लगता है कि हाँ भाई मेहनत करनी है और पेपर को क्रैक करना है हमें। तो सेलेक्ट द सुटेबल कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई वॉज डैश, आई मैनेज टू फिनिश द वर्क, एंड, ऑल्दो, बट, या फिर बिकॉज। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन कंजंक्शन फिल करना है। तो यहाँ पर कंजंक्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल्दो। आई वॉज ट्रॉयड, ऑल्दो आई मैनेज टू फिनिश द वर्क। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ये बहुत लोअर लेवल पर पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ 6, 7, 8, 9, भाई ये जो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ के आते हो ये वही है। लेकिन अगर आपने रूल्स के साथ में पढ़ी है तो आप इजी लगेंगे, और आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कहोगे सर कैसे आ गया कैसे नहीं आ गया। तो कंजंक्शन क्या है भाई, एक वर्ड होता है, फ्रेज होता है जो दो चीज़ों को ज्वाइन करने का काम करता है, यानी कि किन्हीं दो वर्ड्स को या फिर किन्हीं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है कंजंक्शन। तो यहाँ हमने ऑल्दो का इस्तेमाल किया है। यद्यपि मैंने ट्राई किया, ऑल्दो आई मैनेज टू फिनिश द वर्क। तो देखो दो चीज़ों को यहाँ पर कंबाइन कर रहा है और उसी को हम बोलते हैं कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ऑल्दो जो है सूटेबल ऑप्शन है। और ये क्या है भाई, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है किस प्रकार का कंजंक्शन है, तो ये है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बात क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन सब्सटीट्यूटेड फॉर द सेंटेंसेज। ए पर्सन हु ईट्स टू मच,
अब आपको इसके लिए बताना है कि एक वर्ड देना है आपको इस लाइन के लिए कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको हम क्या बोलेंगे। गुल्टन बोलेंगे, निबलर बोलेंगे, कैनिबल बोलेंगे या ओमनीवोर बोलेंगे। तो राइट आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर है, इसको हम बोलते हैं ग्लूटॉन बोलते हैं। ग्लूटॉन बोलते हैं ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है। ठीक है, अब आप देख लो आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ग्लूटॉन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर निबलर का मतलब क्या होता है, तो देखो ये भी समझ लो। निबलर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु हैबिचुअली निबल्स एट फूड। ठीक है, हैबिचुअली निबल्स एट फूड। ठीक है, अब आप कहोगे कैनिबल्स का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी हो गए, देख रहे हो दूसरे ह्यूमन बींग्स का मांस को खा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, कैनिबल्स बोला जाता है, जो अदर ह्यूमन बींग्स के फ्लैश को खाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होता है, एक ऐसे एनिमल होते हैं या पर्सन होते हैं जो वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, या तो प्लांट्स भी खा लेंगे या फिर जो एनिमल ओरिजिन है उन्हें भी खा लेंगे। यानी कि पता ही है ओमनीवोर आपको क्या होते हैं, कार्निवोरस और हर्बीवोरस के मिक्सचर को हम ओमनीवोर बोलते हैं। कैनिबल आप लोगों के लिए न्यू होगा, ऐसे लोग जो दूसरे ह्यूमन बींग्स का फ्लैश को खाते हैं। ठीक है, ग्लूटन क्या है, ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये वन वर्ड थे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं हम। चूज द वर्ड विथ द इनकरेक्ट स्पेलिंग। जिसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो चूज करने, एकोमोडेट, बिजलर, चौफेर या फ्लोरोसेंट। तो आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी गई है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसकी स्पेलिंग जो है गलत लिखी गई है। अब आप कहोगे इसकी भाई इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। बेजर का मीनिंग होता है वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। ठीक है भाई, तो बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं करेक्ट स्पेलिंग में लिखे गए हैं। यहाँ पर इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है BIZARRE। इन्होंने क्या कह दिया, डबल जेड कर दिया, लेकिन राइट स्पेलिंग क्या होती है, BIZARRE। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है और इसका मतलब क्या है, वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। दोबारा से एक और क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमें सही स्पेलिंग्स के बारे में बताना है। तो देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। तो जो करेक्ट स्पेलिंग से लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कैरी बीन जो है बिल्कुल राइट स्पेलिंग से लिखा गया है। बाकी में सब में काफ़ी इन्होंने इस मिस्टेक्स करी है। और कैरी बीन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा रीजन जो किसी समुद्र के किनारे हो, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं। जैसे ये बेसिकली जो कैरिबियन है ये ऐसे इलाके हैं, ये ऐसे आइलैंड होते हैं, बेसिकली ये आइलैंड्स होते हैं जो वेस्ट इंडिया या फिर वेस्ट इंडीज़ में इंक्लूड होते हैं। यानी कि सराउंडिंग कोस्ट आप ऐसे कह सकते हो, समुद्र के किनारे जो होते हैं या फिर आइलैंड होते हैं उसमें ये वर्ड यूज़ करते हैं कैरेटीन। बात क्लियर है। देखो पवेलियन की स्पेलिंग यहाँ पर इन्होंने गलत लिखी है। पवेलियन की स्पेलिंग क्या होती है, PAVILLION होती है, और इन्होंने क्या लिखा है, PAVILION लिखा है, राइट। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको शुड बी PAVILION और शुड बी PAVILION, है ना। तो यार इसको कमेंट करके बता देना द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पवेलियन क्या होगी, शुड बी PAVILION। यार ये भी ठीक था, PAVILLION, आई थिंक ये भी ठीक था, बट ऑप्शन नंबर डी के लिए हम जाएंगे। कैरिबियन यहाँ पर सही लिखा है, इसका आप बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट करके। यहाँ थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 54, द रेन हैज़ बॉट रेस्पाइट टू द प्यूपिल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसका मीनिंग क्या होगा, वर्क, डिस्पाइट, रिलीफ या फिर हिटर्ड। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर रिलीफ, जो है जो रेस्पाइट का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट मीनिंग है। ठीक है, रिलीफ का मतलब पता ही है आपको क्या होता है। तो वर्ड रेस्पाइट मीन्स होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट। रेस्पाइट का मतलब क्या है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ
रेस्ट रेस्पाइट कहलाता है। और रिलीफ का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम रिलीफ सुटेबल कर सकते हैं, रिलीफ मतलब आराम देना है थोड़ी देर के लिए, वही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 55, चूज द करेक्ट वर्ब प्रोनाउन to complete the sentence. We don't have any electrician. We can fix the light by dash dash dash. Herself, himself, myself या ourself. तो आपको pronoun fill करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, we don't have। वी हम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हम वर्ड भी यूज़ करेंगे अवर सेल्फ। यहाँ पर सिंगल पर्सन की बात नहीं होगी, दोनों की ही बात होगी। हम इसको फिक्स कर लेंगे अपने आप से। तो ये प्रोनाउन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। वी का इस्तेमाल हुआ है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर वी का इस्तेमाल हुआ है। तो वी में हर सेल्फ या हिम सेल्फ नहीं आएगा। हर सेल्फ मतलब सिंगल पर्सन हो जाएगा, हिम सेल्फ मेल के लिए सिंगल हो जाएगा, माई सेल्फ अपने आप को ही कह रहा है, और सेल्फ मतलब दोनों की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 से 57, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव। एंडी डैश ईट 5 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा इन जस्ट 1 मील। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर आएगा, एंडी, मस्ट, हैव टू, शुड या फिर कैन। What will be the right answer? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आ जाएगा एंडी कैन ईट। बात क्लियर है, ऑक्सिलरी वर्ब है और ये क्या करेगी भाई, ये क्लॉज को कंप्लीट करने का काम करती है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं तो ये एक्सप्रेस करती है, किसी भी मीनिंग को एक्सप्रेस करने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 देखते हैं भाई। आई न्यू हाउ टू डू माई वर्क, शी डैश हेल्प मी। मैं जानता हूँ कि अपना वर्क हमें कैसे करना है, शी डैश हेल्प यू, उसने हमारी मदद की है। अब किस तरीके से मदद की है भाई, ये हमें बताना है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आएगा। आई न्यू हाउ टू डू माई वर्क, शी डजेंट हैव टू हेल्प मी। कहने का मतलब है कि मैं जानता हूँ मुझे अपना वर्क कैसे करना है, उसे मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यहाँ पर फिल करना था डोंट हैव टू, डजेंट हैव टू, हैजंट हैव टू या डजेंट हैव टू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसको ज़रूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की। तो अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आता है और इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है इट वुड बी। क्या फिल करना है, पहले तो हमें देखना है कि अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है हमें, ठीक है भाई। और सेंटेंस पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। इट वुड बी अनवाइज टू डैश द प्लान एट दिस स्टेज। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आप यूज़ कर सकते हो वर्ड को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ग्रास्प, अबेंडेंट, ग्रास्प, अबेंडेंट, क्रैंगी या फिर क्लच। इट वुड बी अनवाइज टू डैश द प्लान एट दिस स्टेज। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड को बताना है कि कौन सा एक अप्रोप्रिएट वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अबेंडेंट। इट वुड बी अनवाइज अबेंडेंट द प्लान एट दिस स्टेज, ठीक है भाई। बात क्लियर है। अब आप कहोगे अबेंडेंट यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि अबेंडेंट एक सुटेबल ऑप्शन है जो मीनिंग दे रहा है हैव बीन डिजर्टेड लेफ्ट, कोई भी चीज़ पीछे रह जाती है तो उसके लिए यहाँ पर हमें बताया जा रहा है अबेंडेंट आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 से 60 देखेंगे। यहाँ पर आपको बताना इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है ना, तो उसमें इनडायरेक्ट नरेशन बताना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर रहेगा। आई आस्क्ड हिम व्हाई he was working so hard। स्टेटमेंट क्या था, I asked him why are you working so hard। इनडायरेक्ट हुआ I asked him why he was working so hard। क्लियर हो गई। तो आपने इसको चेंज कर दिया है। वाई को किस में चेंज कर दिया है, वाई को हमने चेंज कर दिया है यू एंड वाई को हमने मर्ज कर दिया, और ही को हमने चेंज कर दिया, ही एंड आर को हमने चेंज कर दिया है वॉज में, ठीक है। यहाँ पर हमने वॉज में चेंज कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 60 और इस वीडियो के लिए लास्ट रहेगा। ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे। उसने उससे कहा कि कितना ठंडा दिन है। अब इसमें भी आपको इनडायरेक्ट बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ही एक्सक्लेम दैट इट वॉज ए वेरी कोल्ड डे। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर एक्सप्रेस करती हैं, स्पीच को एक्सप्रेस करना था इनडायरेक्ट वर्ड्स में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कि उसने एक्सक्लेम्ड किया कि कितना ठंडा दिन है। इनडायरेक्ट वे में उसने ये बताया। तो ये थे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज 1 को हमने डील किया, पेपर 1 की 2020 में जो पेपर हुआ था यूटेट का। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, क्वेश्चंस के लेवल समझ में आए होंगे, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। वीडियो पसंद आ गई हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। अभी 1 वीक का टाइम है और काफ़ी सारा रिवीजन अभी चैनल पर होना बाकी है। तो मेक श्योर टेलीग्राम को ज़रूर कनेक्ट कर लेना, सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।